स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इज हांगकांग पार्ट ऑफ चाइना? दोस्तों, आज की कहानी हांगकांग की है। जी हाँ, वही हांगकांग जिसको एशिया का फाइनेंशियल पावर हाउस और टूरिस्ट का पैराडाइज कहा जाता है। वही हांगकांग जो मॉडर्निटी और डेवलपमेंट का एक नायाब नमूना है। वही हांगकांग जो है तो बहुत छोटा सा इलाका, लेकिन आज हर समय सुर्खियों में रहता है। वही हांगकांग जो चाइना का पार्ट होते हुए भी चाइना से एकदम अलग है। अगर आप हांगकांग में चले जाएं तो ऐसा लगता है कि मानो आप अमेरिका या ब्रिटेन के किसी हाईटेक मेट्रो सिटी में हों। खैर, हांगकांग की कामयाबी की ये लिस्ट तो अनएंडिंग है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां जिस तरह से प्रोटेस्ट और क्रैकडाउन्स हुए हैं, उनको देखकर लगता है कि मानो हांगकांग के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हों। हांगकांग की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों में ही चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस साल जुलाई 2022 में हांगकांग की 25th हैंडओवर एनिवर्सरी मनाई गई। इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हांगकांग पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक बार अगर हांगकांग मेनलैंड चाइना में इंटीग्रेट हो जाता है, तभी सही मायने में वो डेमोक्रेसी की तरह फ्लरिश हो पाएगा। लेकिन उनके शब्द, उनकी एक्टिविटीज और उनके इंटेंशंस शायद जरा भी मेल नहीं खाते। इससे हमें यह समझ आता है कि चाइना और हांगकांग के रिलेशंस जितने दिखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हांगकांग और चाइना के इन्हीं कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या हांगकांग पूरी तरह से आज चाइना का पार्ट है, और अगर नहीं तो फिर चाइना उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए इतना बेताब आखिर क्यों है, और इस पूरी कहानी में आखिर ब्रिटेन का क्या रोल है। क्या इस डिस्प्यूट का कारण भी प्रेजेंट वर्ल्ड के कई लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स की तरह ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के इतिहास में छुपा है? इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे। तो आइए बिना कोई देर किए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। द इंपीरियल एरा। दोस्तों, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर चलना होगा। हांगकांग सबसे पहली बार चाइनीज रूल के अंडर 3rd सेंचुरी BC में आया, जब चाइना पर किंग डिनेस्टी रूल किया करती थी। अगले 2000 साल तक हांगकांग चाइनीज एम्पायर द्वारा रूल किया गया। इस दौरान ये एक फिश फार्मिंग और सॉल्ट प्रोडक्शन साइट के रूप में उभरा। देखते ही देखते ये चाइनीज एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया। यहां पर ट्रेड के अलावा पायरेसी के केसेस भी बहुत देखने को मिला करते थे। लेकिन हमारी असल कहानी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी में। चाइना उस समय एक बहुत स्ट्रांग एम्पायर हुआ करता था। यहां पर टी, सिल्क और पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था। इन चीजों की वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत डिमांड थी। स्पेशली ब्रिटेन को ये आइटम्स बहुत अट्रैक्ट करते थे और चाइना इनकी पेमेंट सिल्वर में लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ चाइना को ब्रिटेन से कुछ भी इंपोर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे ब्रिटेन को बड़े ट्रेड इम्बैलेंस का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिटिशर्स के सिल्वर रिजर्व्स खत्म होते जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, और यह रास्ता था ड्रग्स का रास्ता, जिसमें मुख्य तौर पर ओपियम शामिल था। चाइना में ड्रग्स का यूज पूरी तरह से बैन था। चाइनीज एम्परर्स ये नहीं चाहते थे कि उनकी सोसाइटी में ओपियम का ट्रेड या कंजम्पशन बढ़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने हांगकांग पोर्ट के थ्रू बहुत बड़े पैमाने पर चाइना में ओपियम की स्मगलिंग शुरू कर दी। वो इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके ओपियम का मास प्रोडक्शन करते और उसको चाइना में इलीगल तरीके से ट्रेड करते। देखते ही देखते चाइनीज सोसाइटी में ओपियम का एडिक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चाइनीज एम्परर ने यह सब देखते हुए ओपियम के सभी स्टोर हाउसेस को सीज कर लिया। या तो उनको जला दिया गया या फिर उन्हें समुद्र में बहा दिया गया। ये बात इतनी बिगड़ गई कि चाइना ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1939 में एक युद्ध का ऐलान कर दिया। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की नेवल पावर को हरा पाना जरा भी आसान नहीं था, और इसीलिए इस वॉर में चाइनीज एम्पायर को ब्रिटिशर्स के आगे घुटने टेकने पड़े। 29 अगस्त 1842 को साइन की गई ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के साथ इस वॉर का अंत हुआ। 1839 से 1842 तक चले इस वॉर को फर्स्ट ओपियम वॉर के नाम से जाना गया। ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के तहत हांगकांग आइलैंड ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। इसके बाद हांगकांग पहली बार एक ब्रिटिश कॉलोनी बना।
साथ ही साथ यहीं से चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की भी शुरुआत हुई। दोस्तों, ब्रिटिशर्स को हांगकांग के ट्रेडिंग पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए ये इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। खैर, कुछ समय बाद चाइनीज एम्पायर ने इसका फिर विरोध किया। देखते ही देखते 1856 में इन दोनों के बीच सेकेंड ओपियम वॉर छिड़ गया। ये 1856 से 1860 तक चला। इसमें भी ब्रिटेन की जीत हुई और इस बार कोलून पेनिनसुला और स्टोन कटर्स आइलैंड ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो दोस्तों, अब तक हांगकांग में इंपीरियल रूल की शुरुआत हो चुकी थी। हांगकांग की लोकल चाइनीज ब्यूरोक्रेसी को ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा रूल किया जा रहा था। अर्ली कॉलोनियल पीरियड के दौरान ओपियम वॉर्स, कॉलोनियल टेकओवर और पायरेसी जैसे इवेंट्स की वजह से यहां क्राइम रेट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से यहां के लोकल सिटीजन्स भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उधर मेनलैंड चाइना भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। वो लगातार ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करता रहा। इसी के चलते 1898 में दोनों के बीच थर्ड ओपियम वॉर छिड़ गया। ब्रिटिशर्स अपनी सुपीरियर नेवल पावर के बलबूते एक बार फिर जीत गए। इस बार उन्होंने आपस में सेकेंड कन्वेंशन ऑफ पीकिंग साइन किया। इसके तहत हांगकांग की न्यू टेरिटरीज ब्रिटेन को 99 ईयर्स यानी 1 जुलाई 1997 तक लीज पर मिल गईं। कुल मिलाकर लगभग 50 सालों के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स हांगकांग के सभी मेजर पोर्ट्स को कैप्चर कर चुके थे। अब एक तरह से ये एरिया ब्रिटेन के पास था और वो चाइना को इसका रेंट पे किया करता था। दोस्तों, अब तक ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि वो यहां केवल मिलिट्री के बलबूते पर ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लोकल पॉपुलेशन के सपोर्ट को जीतना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सहारा लिया। उन्होंने यहां के लोगों को अपने मोल्ड में ढालने के लिए वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, फ्री स्कूलिंग के थ्रू प्रोवाइड की। इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने हांगकांग का लैंडस्केप और इकोनॉमी को भी वेस्टर्न स्टाइल में ढालना शुरू किया। उधर 20th सेंचुरी की शुरुआत में चाइना और ग्लोबल लेवल पर मैसिव चेंजेस हो रहे थे। 1911 में चाइना की लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया और उनकी जगह पर रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और अगले कुछ सालों तक चाइना में एक इनस्टेबिलिटी अपने पीक पर रही। वहीं दूसरी तरफ 1914 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। इन दोनों इवेंट्स का असर हांगकांग की इकोनॉमी और उसके ट्रेड नेटवर्क्स पर बुरी तरह हुआ। हांगकांग अभी इस शॉक से संभला ही था कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस बीच जापान ने एशिया में ब्रिटिशर्स की सभी कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में मिली हार के बाद जापान को इन सभी कॉलोनीज को वापस ब्रिटेन को देना पड़ा और इसी के साथ हांगकांग के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल के लास्ट डेकेड्स की शुरुआत हुई। आइए इस पीरियड पर एक नजर डालते हैं। ब्रिटेन्स लास्ट डेकेड्स इन हांगकांग। दोस्तों, जापान के एक्सप्लॉयटेशन से रिकवर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1950s में हांगकांग को फिर से डेवलप करना शुरू किया। उधर 1949 में मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई। माओ जेडोंग की पुअर पॉलिसीज ने चाइनीज सिटीजन्स को बुरी तरह एक्सप्लॉयट किया। आंकड़ों के मुताबिक चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद लगभग 1 लाख चाइनीज सिटीजन्स हांगकांग में रेफ्यूज लेने लगे। कई वेल्थी और टैलेंटेड चाइनीज सिटीजन्स अपनी वेल्थ और स्किल्स को लेकर हांगकांग चले गए। इसका इस्तेमाल करते हुए हांगकांग की इकोनॉमी ट्रेड के अलावा बाकी एरियाज में भी डाइवर्सिफाई की गई। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बूम देखने को मिला। देखते ही देखते हांगकांग ईस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक लीडिंग एग्जाम्पल बन गया। लेकिन इस समय हांगकांग के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था और वो था चाइना में बढ़ रहे कम्युनिज्म का। माओ जेडोंग का कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में मौजूद सभी कैपिटलिस्ट्स और ट्रेडिशनल फोर्सेस को टारगेट कर रहा था। वो चाइनीज कम्युनिज्म को चाइना के कोने कोने में फैलाना चाहते थे। इस दौरान हांगकांग में प्रो गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट फोर्सेस के बीच भयानक राइट्स देखने को मिले। इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि वो हांगकांग में और तेजी से रिफॉर्म्स लाएंगे ताकि वो लोकल पब्लिक का सपोर्ट जीतकर यहां पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को और फैला सकें। इन रिफॉर्म्स के चलते हांगकांग की रूपरेखा कुछ इस तरह बदली कि वो जूल ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1993 तक आते आते हांगकांग चाइनीज इकोनॉमी में मैसिव
27% कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब 1898 में हुए लीज अग्रीमेंट की एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही थी। 1980s में चाइना भी अपनी चुप्पी तोड़कर चाइना और हांगकांग के रीयूनिफिकेशन की मांग कर रहा था। डेंग जियाओपिंग के एरा में चाइना भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो हांगकांग की एक्सपर्टीज और उसकी वेल्थ को यूटिलाइज करना चाहते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। खैर, उधर ब्रिटिशर्स भी ये जानते थे कि अब वो यहां इससे ज्यादा कंट्रोल जारी नहीं रख पाएंगे। इसी के चलते हांगकांग के हैंडओवर की तैयारियां शुरू हो गई। 1984 में ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर और चाइनीज प्रीमियर ज़ाओ जियांग ने एक साइनो ब्रिटिश अग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत हांगकांग मेनलैंड चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गया। साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन ने यह गारंटी किया कि हांगकांग अगले 50 सालों तक चाइना का पार्ट तो रहेगा, लेकिन इसको अपने खुद के सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के साथ ऑपरेट करने दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट में चाइना ने यह एक्सेप्ट किया कि अगले 50 सालों तक हांगकांग अपने पॉलिटिकल फ्रीडम और फ्री मार्केट इकोनॉमी को कंटिन्यू कर पाएगा। उनको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दी जाएगी और साथ ही वो अपने फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे लॉज भी कंटिन्यू कर पाएगा। इस ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज को वन कंट्री टू सिस्टम्स का नाम दिया गया। लेकिन 1989 में चाइना के तियानानमेन स्क्वायर मैसेकर ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। इस इंसिडेंट में चाइना ने प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह क्रश किया। इसको देखते हुए 1992 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ताकि वो जाने से पहले यहां डेमोक्रेसी के फुटप्रिंट्स और भी ज्यादा मजबूत कर सकें। 1 जुलाई 1997 में ब्रिटिशर्स की लीज के 99 साल पूरे हुए और अब बारी आई चाइना को हांगकांग वापस सौंपने की। ब्रिटिश एम्पायर के सबसे वेल्थी मॉडर्न आउटपोस्ट का सन फाइनली सेट हो गया और इस दिन से हांगकांग वन कंट्री टू सिस्टम्स के तहत रूल किया जाने लगा। पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट्स एंड पैंडेमिक। दोस्तों, अग्रीमेंट के मुताबिक तो इस सिस्टम को 2047 तक कंटिन्यू किया जाना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हांगकांग में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको देखकर लगता है कि मानो चाइना ने हांगकांग को अपने अधीन करने की शुरुआत कर दी है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने हर पॉसिबल वे में हांगकांग पर क्रैकडाउन करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए 2003 में नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के तहत हांगकांग में डिसेंट को दबाने की कोशिश की गई। इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स लाखों की संख्या में हांगकांग की सड़कों पर उतरे, लेकिन उनको अथॉरिटीज का सिवियर बैकलैश झेलना पड़ा। 2012 में चाइना ने हांगकांग के स्कूल बुक्स और करिकुलम को प्रो चाइना बनाने की कोशिश की। जिन बुक सेलर्स ने पुरानी बुक्स सेल करने की कोशिश की, उनको कुछ ही दिनों के अंदर गायब कर दिया गया। 2014 में उन्होंने हांगकांग को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव चुनने के लिए वोट करने की अनुमति तो दी, लेकिन केवल उन्हीं कैंडिडेट्स में से जिनको बीजिंग चुनकर भेजता है। इस रूल के अगेंस्ट प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स फुली फ्री इलेक्शंस की मांग करने लगे। पॉलिसी अथॉरिटीज के केमिकल्स और पेपर स्प्रे के अटैक से बचने के लिए प्रोटेस्टर्स अम्ब्रेलाज कैरी करने लगे, इसीलिए इसको अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। उसी तरह 2019 में हांगकांग की प्रो चाइनीज चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने एक्सट्रेडिशन लॉ में अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जिसके तहत हांगकांग के किसी भी पोटेंशियल क्रिमिनल को चाइना में ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्टर्स ने जमकर प्रोटेस्ट किए और उनको अथॉरिटीज के द्वारा बुरी तरह क्रश किया गया। हालांकि इस बिल को वापस ले लिया गया, लेकिन प्रोटेस्टर्स के मुताबिक इस लॉ को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर पिछले 25 सालों में चाइना ने हांगकांग में हर तरह की ऑपोजिशन को खत्म करने, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट्स, लेजिस्लेटर्स और आर्टिस्ट्स को अरेस्ट करना और साथ ही साथ प्रेस और मीडिया का मुंह बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और दोस्तों, इन सभी डेवलपमेंट्स की वजह से हांगकांग के कई टैलेंटेड और वेल्थी सिटीजन्स और कंपनीज लगातार वहां से निकलकर दूसरे देशों में जाकर सेटल हो रहे हैं। तो ये केवल हांगकांग के पॉलिटिकल सिस्टम पर ही नहीं, बल्कि उसके इकोनॉमिक स्टेटस पर भी एक सीवियर अटैक का काम कर रहा है। लेकिन चाइना को शायद ही कोई फर्क पड़ता है। वो एक ओबीडियंट हांगकांग पर टेक ओवर करना चाहता है, फिर चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। चाइना हांगकांग पर छाई हुई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से कुचलना चाहता है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना चाहता है कि 2047 के आने से पहले ही वो हांगकांग को पूरी तरह अपनी सोसाइटी के रूप में ढाल ले। इसीलिए वो हांगकांग की डेमोक्रेसी पर धीरे धीरे अटैक कर रहा है और इस तरह हांगकांग अभी तक पूरी तरह से चाइना का पार्ट न होते हुए भी चाइनीज गवर्नमेंट के पॉलिटिकल कंट्रोल के तले दबाया जा रहा है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।